देखिए, महिला प्रतिनिधि एक बार और बोल लीजिएगा। सशक्तिकरण सशक्तिकरण हेतु प्रयास। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है सर, हेडिंग बोल दीजिए उससे। बिहार पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु प्रयास। देखिए, महिला प्रतिनिधियों के लिए, महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए शक्ति स्वरूपा लिखे, शक्ति रूपा एसोसिएशन का गठन, शक्ति रूपा एसोसिएशन का गठन, एवं इसका राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, एवं इसका राज्य स्तरीय सम्मेलन, इसका लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सोशल ऑडिटिंग में विजिलेंस कमेटी का गठन, सोशल ऑडिटिंग में विजिलेंस कमेटी का गठन, सोशल ऑडिटिंग में विजिलेंस निगरानी, विजिलेंस कमेटी का गठन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्लानिंग प्रोसेस के लिए, प्लानिंग प्रोसेस के संबंध में प्लानिंग प्रोसेस के संबंध में ग्राम सभा के कार्य हेतु, प्लानिंग प्रोसेस के संबंध में ग्राम सभा के कार्य हेतु जागरूकता अभियान, जागरूकता अभियान, नेक्स्ट, थर्ड स्टेट फाइनेंस कमीशन से, थर्ड स्टेट फाइनेंस कमीशन से राज्यों के राजस्व संग्रह का 3% टीआरआईज को, थर्ड स्टेट फाइनेंस कमीशन ने की अनुशंसा पर राज्यों के राजस्व संग्रह का 3% टीआरआईज को हस्तांतरित, सर रिपीट कर दीजिएगा सर, आवाज आपकी सही से नहीं आ रही थी। लिखिए, थर्ड स्टेट फाइनेंस कमीशन की अनुशंसा पर राज्यों के राजस्व संग्रह का 3% टीआरआईज को हस्तांतरित, टीआरआईज को हस्तांतरित, नेक्स्ट, टीआरआईज के सुदृढ़ीकरण हेतु, टीआरआईज के सुदृढ़ीकरण हेतु पंचायत सरकार एवं भवन का निर्माण, पंचायत सरकार की स्थापना, पंचायत सरकार की स्थापना, पंचायत सरकार की स्थापना, पंचायती राज
टास्क फोर्स का गठन, पंचायती राज टास्क फोर्स का गठन, पंचायती राज टास्क फोर्स का गठन, नेक्स्ट, तकनीकी उन्नयन के लिए कंप्यूटरीकृत व्यवस्था को बढ़ावा, तकनीकी उन्नयन के लिए कंप्यूटरीकृत व्यवस्था को बढ़ावा, नेक्स्ट, ग्राम कचहरी के पदधारकों, ग्राम कचहरी के पदधारकों, पदाधिकारियों, ग्राम कचहरी के पदधारकों, पदाधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध मामले की जांच हेतु लोक प्रहरी की नियुक्ति, लोक प्रहरी की नियुक्ति, लोक प्रहरी की नियुक्ति। ठीक है, तो ये क्या थे, उसके सुदृढ़ीकरण को लेकर, सशक्तिकरण को लेकर जो प्रयास किए गए हैं हाल में, उस पर आपने परिचर्चा की। बातें स्पष्ट हो गई सभी को? जी सर। जी सर। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। तो हमें कहाँ से मिल गया जो आप लोगों को नहीं मिला? हमें कहाँ से मिला जो आप लोगों को नहीं मिला? डायरेक्ट नीतीश बाबू ने दिया सर हमको वही क्या? जानना चाह रहे हैं। हम्म नीतीश बाबू ने हमको दिए, और कोई? संविधान का वीडियो किस किसने देखा है? पूरा खत्म हो गया क्या? संविधान का वीडियो खत्म हो गया? सर वो रात से हटी हुई वाला। हाँ, नहीं सर, पूरा खत्म नहीं हुआ है। तो कब होगा खत्म? एग्जाम के बाद? नहीं सर, हो जाएगा। और भी तो कुछ करना होता है। जी सर, एक सीरीज देखते हैं। प्रधानमंत्री सीरीज किस किसने देखा? हम्म प्रधानमंत्री सीरीज किस किसने देखा? चलिए, अच्छी ये सर बात। राज्यसभा टीवी कहाँ पे देखना है सर ये? आप है कौन?
हेलो आप सर। हैं कौन? परमानंद चौधरी जी हैं? जी। कब जुड़े थे आप इस ग्रुप में, इस बैच में आप कब जुड़े थे? से शुरू हुआ है सर। जब से शुरू हुआ है? हाँ सर। तो इन लोगों को कैसे पता है कि आपको क्यों नहीं पता है? अब ये सर टीवी से है कि ये यूट्यूब वगैरह पे देखना है, इसी का क्लियर नहीं हुआ सर, इसलिए सर पूछ रहे थे। देखिए, आपके पास टीवी की उपलब्धता नहीं है, आपके पास मोबाइल की उपलब्धता है। और मोबाइल पे, यूट्यूब पे जब RS टीवी पे जाएंगे, यानी राज्यसभा टीवी पे, तो वहाँ पे आपको संविधान का वीडियो देखना है। और जब आप ABP पे जाएंगे, ABP न्यूज पे, तो वहाँ पे आपको प्रधानमंत्री सीरीज देखना है। ठीक है? बातें स्पष्ट हो गई सभी को? ये सर यूट्यूब पे भी मिल सर एक जाएगा? बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। यूट्यूब पे डालते हैं ना सर, तो उसमें संसद टीवी करके आता है। हाँ, तो RS टीवी भी आएगा तो वही यूट्यूब हुआ। पे, RS टीवी भी आएगा। और RS टीवी में डिश टीवी और संसद सनराइज टीवी टीवी। आएगा। तो संसद टीवी का भी देखिएगा, तो उसकी जो वीडियो लिस्ट में जाइएगा ना, प्लेइंग लिस्ट में, नहीं सर, तो तो इसमें वहाँ डालते पे हैं ना राज्यसभा टीवी लाइव करके आता है। अब मगर उसमें नहीं जब तो उसका खोलते हैं तो नाम उसमें आता है संसद टीवी। उसमें 10 एपिसोड है। नाम चेंज हो गया है। अभी 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 संसद टीवी हो गया, अगर पहले मेरी वाला बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। उसमें आप केवल 10 संसद ही टीवी एपिसोड पे है ही ना। जाएंगी, और संसद टीवी में आप प्लेइंग लिस्ट पे जाएंगे। ठीक है? और प्लेइंग लिस्ट में वहाँ पे संविधान का वीडियो होगा, तो उसको क्लिक कीजिएगा, तो वहाँ पे जितने भी संविधान के वीडियो होंगे वो आपके आंखों के सामने आ जाएंगे। इसी तरीके से आपको ABP में भी इसी प्रक्रिया को अपनाना है कि प्ले लिस्ट में जाके प्रधानमंत्री सीरीज पे परिचर्चा कर देखना है। ओके? ठीक है सर, आज एक बार अब कोई देखेंगे बात तो वीडियो नहीं उसमें है, कुछ क्या है। समस्या? होगी लिंक तो सेंड सर कर फिर दीजिए। बोलेंगे। एगो नहीं देखेंगे, एगो एक देख वीडियो नहीं लेंगे आज देखना सर। है, एक वीडियो देखना है। हाँ, एक 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 देखना है, बोले हैं एगो नहीं सर, एक देखना है। एक एक। हाँ सर, सॉरी सर। एगो कौन बोला? हाँ, देखिए SSG कुछ बोल रहे हैं। सुशील श्रीवास्तव जी, बोला कि लिंक भेज दिए ग्रुप में। अच्छा लिंक भेज दी है ग्रुप में, देखिए ये लिंक भी भेज दिए आप लोगों को। तो आप लोग तो अपने साथियों से मदद लेते नहीं, इतने स्मार्ट साथी आप लोग। हम्म? नाम लेते ही बंदा हाजिर हो जाता है आप लोगों के सामने। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या था हम लोगों का? नेक्स्ट टॉपिक क्या था? इसको 2016 के बाद जो संशोधन किया गया था उसको बता दीजिए। सर क्या हुआ? किसने बोला? किसने बोला? ठीक है, तो नेक्स्ट सुशील टॉपिक जी क्या बोल था? रहे थे कि वो मैं भी जानता हूँ कि सुशील जी बोल रहे थे, मैं उनके मुंह से सुनना चाह रहा था ना।
सुशील जी आप बोल रहे थे? कुछ न यस सर। सुशील जी क्या बोल रहे थे जरा बताइए। सर बोल रहे थे जो 2016 में संशोधन किया गया था उसका पॉइंट नोट करवा देते हैं। 2006 का बताइए क्या क्या किया गया था पहले आप। पहले आप 2006 का बताइए कि क्या क्या काम किए गए, संशोधन क्या क्या बातें की गई थी 2006 में। सुशील सुशील यस सर। 2006 में क्या क्या किया गया था? जो करने का वो 2006 तो से करेंगे नहीं। 2006 से पहले जो कि 2006 से रेगुलर पहले। पंचायत का चुनाव नहीं होता था। हाँ ठीक है। और 2006 में इसको 33% से बढ़ाकर 50% सीट आरक्षित किया गया था महिला के लिए। ठीक है। और पंचायत चुनाव में 2006 के बाद ही सबसे ज्यादा भागीदारी देखा गया महिलाओं का, या सीट के लेकर आरक्षित सीट या जनरल सामान्य सीट 2006 के बाद से इसको बंटवारा किया गया था। ये प्रावधान किया गया उसमें कि महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी देखी गई। हम्म। महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी देखी गई, ये 2006 के अधिनियम में प्रावधान है इसका। ऐसा ये आपको करना है 2006 और 2016 का दोनों चीजें कल नोट करके मुझे सुनाइएगा, या आप ग्रुप में भेजेंगे। ठीक है सुशील? ठीक है सर। सुशील 2006 और 2016 के प्रावधानों को आपको ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है। आप बहुत ठीक है सर। भागते हैं, काम तो ठीक। करते नहीं है, काम तो कुछ करते नहीं है होमवर्क वगैरह, और सारा कुछ सामने वाले पे थोप देते हैं कि कीजिए आप। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किस पे बात करना है? सर न्यायपालिका। न्यायपालिका। न्यायपालिका को पढ़ा आप लोगों ने? न्यायपालिका को आप लोगों ने पढ़ा? नहीं सर। क्यों? सर इसी में आज पूरा दिन लग गया बस, और सब पीटी का भी तो पढ़ना था, ये नहीं मिल रहा था इसलिए। कुछ कुछ तो पढ़े जरूर है। कुछ कुछ तो पढ़े जरूर। कुछ कुछ खाए कि नहीं सुशील? कुछ कुछ खाए कि नहीं? नहीं सर, अभी नहीं खाए हैं। अच्छा तो मार्केट में 5 रुपए में मिल जाएगा, खा लीजिए। क्या सर? 5 रुपए में मार्केट में मिलता है कुछ कुछ। हाँ, तो ठीक मार्केट है। जाना पड़ेगा, अब कौन जाए। ये भी बात सही है, मार्केट मार्केट को आपके पास आना चाहिए। आप मार्केट के वास्ते ऑनलाइन मंगवा लीजिए, अब जाने की क्या जरूरत है।
चलिए, तो न्यायपालिका किसी भी नहीं पढ़ा, किसी लोगों ने नहीं पढ़ा क्या? यानी 10 मिनट का भी टाइम आप लोगों के पास नहीं था, 10 से 15 मिनट का भी टाइम नहीं था कि आप लोग न्यायपालिका को एक बार नजर से देख लेते। बेचारे रमन्ना जी क्या समझ रहे होंगे कि ये लोग हमको देखे नहीं। सर पढ़े हैं सर न्यायपालिका। पढ़ी है? क्या पढ़े हैं बताइए, क्या पढ़ी है प्रिया? सर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, सबसे ऊपर ऊंचा सर सुप्रीम कोर्ट हुआ, फिर हाई कोर्ट हुआ, फिर सर जिला न्यायालय हुआ सर। और सर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को सर अभिलेखीय न्यायालय भी बोला जाता है सर। और सबसे ये सुप्रीम कोर्ट और सर हाई कोर्ट, इन दोनों, ये दोनों जो है सर जो रीट जारी कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में हम लोग मौलिक अधिकार के अगेंस्ट में सर जा सकते हैं। अगर हम लोग का कहीं भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम उसके लिए सर सुप्रीम कोर्ट से जा सकते हैं। उनकी शक्तियों के ठीक बारे है, में सर पढ़ा बस सर सर्वोच्च न्यायालय के। और न्यायपालिका जो है सो हमारे भारत में एक स्वतंत्र निकाय है और इसकी भारत की जो शासन प्रणाली है वो संघीय है, किंतु न्यायपालिका जो है सो वो एकीकृत है। इसका मतलब सर जो शीर्ष पर है सर्वोच्च न्यायालय है और उसके अंदर फिर सारे न्यायालय आते हैं। ठीक है। और सर इसको संविधान चलिए, का सर संविधान के सर भाग सुन 5 में सर इसका वर्णन है सर्वोच्च न्यायालय। चलिए, तो न्यायपालिका से क्या क्या क्वेश्चन पूछा है? न्यायपालिका में 5 तरह के रीट के बारे में प्रदान किया गया। अच्छा, 5 तरह का रीट न्यायपालिका को प्रदान किया गया। अच्छा, ये किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? ऐसा न्यायपालिका के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रीट जारी करने का अधिकार है? सर ये न्यायिक हो गया सर। हाँ, क्या सर? न्यायपालिका को जो रीट जारी करने का अधिकार है वो उसके किस क्षेत्राधिकार के तहत आता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, किस क्षेत्राधिकार के तहत आता है? अपीलीय क्षेत्राधिकार होगा। कुछ नहीं होने वाला। अपीलीय प्रारंभिक ऐसी तैयारी क्षेत्राधिकार। से एसएस कुछ नहीं होने वाला है। फेंकने से कोई फायदा नहीं है, तो गंभीर होके काम कीजिए, ठीक है ना? जो भी करते हैं, जब तक सिंसियरिटी नहीं लाइएगा अपनी तैयारी में आप लोग, तब तक कोई बेनिफिट्स नहीं होने वाला है। चलिए, तो न्यायपालिका से क्या क्या क्वेश्चन पूछा है? न्यायपालिका से बीपीएससी ने क्या क्या क्वेश्चन पूछा है? बताइए, 66 में क्या पूछा है? 66 में कोई क्वेश्चन पूछा है न्यायपालिका से? शिक्षक में नहीं पूछा है। 66 में नहीं पूछा है। चलिए, 66 में 66 में है 65 में कोई क्वेश्चन पूछा है? इसमें भी नहीं है सर। 65 में नहीं है। 64 में नहीं सर, उसमें भी नहीं।
64 में भी नहीं, 65 में सर एक क्वेश्चन है, भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता एक नवीन धारणा है, विवेचना कीजिए तथा न्यायिक सक्रियता के पक्ष और विपक्ष में दिए गए मुख्य तर्कों को स्पष्ट कीजिए। क्या पूछा है? 64 में है सर। ये 64 में है ये सर। आप लोगों ने क्यों कहा कि नहीं पूछा है? तो किसने कहा कि 64 में नहीं पूछा है? तो देखने में मिस्टेक हो गया था सर, सॉरी। तो लिखिए क्या पूछा है क्वेश्चन, बोल दीजिए एक बार। भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता एक नवीन धारणा है, विवेचना कीजिए भारतीय तथा शासन न्यायिक में सक्रियता भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता एक नवीन धारणा है। भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता एक नवीन धारणा है। विवेचना कीजिए। नेक्स्ट लाइन क्या है? न्यायिक सक्रियता के पक्ष और विपक्ष में दिए गए मुख्य तर्कों को स्पष्ट कीजिए। फिर लिखिए न्यायिक सक्रियता के पक्ष और विपक्ष में दिए गए न्यायिक सक्रियता के पक्ष और विपक्ष में दिए गए मुख्य तर्कों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट 56 और क्या पूछा है? 59 में है, न्यायिक पुनरीक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। देखिए न्यायिक पुनरीक्षण से क्या अभिप्राय है? न्यायिक पुनरीक्षण से क्या अभिप्राय है? उसके बाद का लाइन बताइए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित, भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। और क्या पूछा है? न्यायिक सक्रियतावाद, अर्थ एवं मूल्यांकन टिप्पणी करने के लिए सर। कब पूछा है? 45 में पूछा है। तो लिखिए न्यायिक सक्रियता का अर्थ हो गया, वही क्वेश्चन है ऊपर वाला जो है। नेक्स्ट वैसे लिख लीजिए क्या है क्वेश्चन, बता दीजिए एक बार। 42वीं में है। क्या है? न्यायिक सक्रियता एक संसदीय लोकतंत्र में 42वीं दुधारी में? तलवार है। टिप्पणी करें। न्यायिक सक्रियता एक संसदीय लोकतंत्र में न्यायिक दुधारी सक्रियता तलवार है। टिप्पणी करें। न्यायिक सक्रियता संसदीय लोकतंत्र में एक दुधारी तलवार है। न्यायिक सक्रियता संसदीय लोकतंत्र में एक
दुधारी तलवार है। दुधारी तलवार है। क्या करना है, इसका टिप्पणी करना है। जी सर। चलिए, तो ये क्या था, न्यायपालिका से जुड़े हुए बीपीएससी ने जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं उस पर हमने चर्चा की है। क्या देखते, इस क्वेश्चन को देखने से क्या स्पष्ट होता है? सर ये जितने भी क्वेश्चन है उसमें तो एक ही कॉमन शब्द है, न्यायिक सक्रियता और निरीक्षण। ठीक है, इसी और के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछा जा रहा है, न्यायिक निरीक्षण। मूल ढांचा से जोड़कर। और सर इसका सर निगेटिव और पॉजिटिव सर दोनों पॉइंट सर। दुधारी तलवार। अर्थ एवं मूल्यांकन। अच्छा, और कहने का मतलब और सर कुछ है? न्यायिक सक्रियता को ही विभिन्न डायमेंशन में पूछा जा रहा है। सर न्यायिक सक्रियता। हाँ हरेंद्र, बताइए। सर ये क्वेश्चन पढ़ के जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि बोल रहा भारतीय शासन में न्यायिक न्यायिक सक्रियता, मतलब कि जो शासन का जो प्रणाली है, जो शासन हो रहा है उसमें न्यायपालिका का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप हो रहा है, सक्रिय हस्तक्षेप हो रहा है। उसके संबंध में मतलब कि हमको पक्ष ठीक है, विपक्ष की जो राय है फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से, वो मुझे लग रहा है कि हाँ उस विषय में बात किया गया है। ठीक है। यानी कि जो इस क्वेश्चन को देखने के बाद जो जिस्ट यानी लब्बुल लुआब जिसको कहते हैं वो क्या है, तो एक न्यायिक सक्रियता को हमें क्या करना है, समग्रता से जानना है। और दूसरा, जो मूल ढांचे की संकल्पना है जो क्या करता है, न्यायिक सक्रियता से जाके जुड़ता है, उस पर भी हमें परिचर्चा करनी होगी। ये दो टाइप्स के क्वेश्चन बीपीएससी ने यहाँ से पूछा है। ठीक है, ये दो टाइप्स क्वेश्चन है ना। जी सर। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं अपने मूल मुद्दे की ओर। और इसमें आप लोगों को क्या करना है, ये लिख लीजिए जरा। आप लोग क्या करेंगे, देखिए न्यायपालिका के संबंध में, न्यायपालिका की योग्यता के संदर्भ में, योग्यता ठीक है। न्यायिक व्यवस्था क्या है भारत में, भारत में न्यायिक व्यवस्था की प्रकृति क्या है, भारत में न्यायिक व्यवस्था की प्रकृति क्या है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधान क्या है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधान क्या है, न्यायपालिका के कार्य एवं शक्तियां, या क्षेत्राधिकार लिखिए, न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार, न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार, जिसमें लिखिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार,
अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, सलाहकारी, पुनर्विचार क्षेत्राधिकार, और अभिलेख न्यायालय से संबंधित बातें, और अभिलेख न्यायालय। फिर लिखिए न्यायपालिका से संबंधित मुद्दे, न्यायपालिका से संबंधित मुद्दे, नेक्स्ट कॉलेजियम सिस्टम के पक्ष विपक्ष, कॉलेजियम सिस्टम के पक्ष विपक्ष, नेक्स्ट न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक अति सक्रियता, जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच, न्यायिक सक्रियता के बाद न्यायिक अति सक्रियता या न्यायिक अतिक्रमण लिख लीजिए ब्रैकेट में, न्यायिक अतिक्रमण, मूल ढांचे की संकल्पना, उससे पहले लिख लीजिए PIL, PIL, PIL लिख लीजिए न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक अवमानना, न्यायिक अवमानना, न्यायपालिका में सुधार के लिए किए गए प्रयास, न्यायपालिका में सुधार के लिए किए गए प्रयास, पर्याप्त है इतने डायमेंशन, इतने डायमेंशन पर्याप्त है ना? जी सर। यस सर। चलिए इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आप लोग क्या करेंगे, मूल ढांचे में ही आ जाएगा मौलिक अधिकारों का रक्षा। तो मूल ढांचे का पार्ट है ना। न्यायिक स्वतंत्रता लिखे हैं आप लोग, एक टॉपिक न्यायिक स्वतंत्रता, ऊपर में लिख लीजिएगा न्यायिक सक्रियता जहाँ पे लिखिए। नियुक्ति लिखे हैं, नियुक्ति जहाँ पे नियुक्ति लिखे हैं तो नियुक्ति के बाद लिखिएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब देखिए इसमें से आप लोग क्या करेंगे, तो जो ट्रेडिशनल बातें हैं जिसको किसी भी बुक से आप लोग पेन डाउन कर लीजिएगा
जिसमें न्यायपालिका के संबंध में जो भी बातें हैं कि एकीकृत न्यायपालिका है, त्रिस्तरीय संरचना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और जिला न्यायालय है। इस तरह की संरचनाएं हैं, इसको लिख लीजिएगा वहां पे। फिर आपको क्या करना है, तो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसको लेकर संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसको यहाँ पर महाभियोग की प्रक्रिया वगैरह क्या है यहाँ पर, इसको आप यहाँ पे स्पष्ट कर लेंगे। और फिर जो न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार हैं, जिसमें हमने कहा प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार की बात करते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, सलाहकारी है, पुनर्विचार है और अभिलेख न्यायालय की जो कार्य हैं, इसके संबंध में जो प्रावधान है वो आप यहाँ पे पेन डाउन कर लेंगे। हो जाएगा? जी सर। यस सर। क्योंकि ये किसी भी नोटबुक से आप लोग इसको पेन डाउन कर लीजिएगा। मेरे पास नोट्स हैं इसके, लेकिन मैं दूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग काम करते नहीं है खुद से। ठीक है, तो इसको वहां से पेन डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेंस के लिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं है इसका। ये आपके क्या करेगा, फैक्ट्स के रूप में काम करेगा। कहीं पे भी अगर ट्रेडिशनल क्वेश्चन कहीं पूछ देता है कि न्यायपालिका के कार्य व शक्तियां या क्षेत्राधिकार के संदर्भ में बताइए, तो वहां पे आपके ये जो नोट्स हैं वो काम करेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन का पैटर्न रहा है, ट्रेडिशन है, वो क्या है कि जो इश्यूज हैं उसको लेकर बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, नहीं किया है ना? जी सर। चलिए, तो अब बात करते हैं न्यायपालिका से संबंधित समस्याएं या मुद्दों की बात करते हैं। तो लिखिए इसमें न्यायपालिका से संबंधित समस्याएं या मुद्दों की बात कीजिएगा। तो इसमें पहला बात कहा गया कि न्यायालय में क्या है, लंबित वादों की संख्या अधिक। तो न्यायपालिका संबंधित मुद्दे में लिखिए, न्यायालय में लंबित वादों के मामले। अब देखिए कि लंबित वादों के मामले की अगर बात करें तो एक रिपोर्ट है, और रिपोर्ट कहता है कि अगर हम पूरे भारत में देखें तो लगभग 3.5 करोड़ के आसपास क्या है, मामले लंबित न्यायपालिका में। और 3.5 करोड़ मामले अगर लंबित है तो कहा गया कि अगर हम इसे निपटाने लगे, आज से अगर हम इसको फास्ट ट्रैक पे भी निपटाने की कोशिश करें तो लगभग 50 वर्ष लग जाएंगे। यानी कि आज कोई बंदा किसी क्राइम में अगर गिरफ्तार हुआ और उसका नंबर आते आते बेचारा क्या होगा, बूढ़ा हो जाएगा और कभी जुडिशियल ट्रायल ही नहीं होगा। तो जो विचाराधीन कैदी वगैरह की आप बात सुनते हैं, उसका मतलब क्या है कि उसका आज तक क्या हुआ है, मामले की कोर्ट में सुनवाई तक नहीं हुई। तो ये परिस्थितियां हैं हमारे न्यायपालिका की, जहाँ पे कोई कोर्ट जाना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि एक तो जो परेशानी है वो तो है ही कि जो औपनिवेशिक मानसिकता है, दूसरी तरफ क्या है, तो सनी देओल के शब्दों में क्या होता है, तारीख पे तारीख पे तारीख तो मिलती है जज साहब, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। यही बोला था ना तो सनी देओल, सनी देओल यही बोले थे ना। जी सर। तो ये क्या है, ये वास्तविक चेहरा है, आईना दिखाने का काम किया गया है न्यायपालिका को। और जब इस रिपोर्ट को हम देखते हैं तो रिपोर्ट कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर लगभग कितने हैं, लगभग 59,000 मामले लंबित है यहाँ पे। कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। लिख लीजिए, लंबित वालों में मामले में लिख लीजिए पहला पॉइंट, एक रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में
58,700 या 59,000 लिख लीजिए, लगभग 59,000, क्योंकि 200-300 मामले बढ़ ही गए होंगे 2-3-4 महीने में। उच्चतम न्यायालय में लिख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में लगभग 59,000, हाई कोर्ट में लगभग 44 लाख, 44 लाख, हाई कोर्ट में 44 लाख, 44 लाख, और जिला सत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय में, जिला सत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय में 3 करोड़ मामले लंबित हैं, 3 करोड़ मामले लंबित हैं। जिनको निपटाने में लगभग 50 वर्ष का समय लग सकता है, जिसको निपटाने में लगभग 50 वर्ष का समय लग सकता है। तो ये बातें क्या स्पष्ट करती है? ये लंबित मामलों की जो संख्या है लगभग 3.5 करोड़ के आसपास, यह कहीं न कहीं आपके जो मूल अधिकार हैं उसका भी हनन करता है। यानी कि जो मूल अधिकार का संरक्षक है वही आपके मूल अधिकार का क्या करता है? हनन भी करता है। क्योंकि संविधान में यह स्पष्ट वर्णन है कि समय पर न्याय पाने का अधिकार भी आपका क्या है? मूल अधिकार है, क्योंकि यह आपके गरिमापूर्ण जीवन से जाके जुड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति को अगर देखिए तो प्रश्न उठता है कि आखिर इसके कारण क्या है? क्यों न्यायालयों में इतने लंबित वादों की संख्या है? क्यों लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता है? क्यों लोग वैकल्पिक न्याय तंत्र की बात करते हैं, उसके शरण में जाते हैं? क्यों लोग न्यायपालिका में जाने से बचने की कोशिश करते हैं? और वैकल्पिक न्याय तंत्र क्या है? तो जनताना अदालत की बात करते हैं, जहां पे क्या है? स्पॉट पे ही डिसीजन होता है, या तो ये काम करो नहीं तो क्या करूंगा? 6 इंच छोटा कर दूंगा। जनताना अदालत में ही ना होता है। क्या है जनताना अदालत? जनताना अदालत क्या है? सर सर लातेहार में है, उधर दुमका में है, छत्तीसगढ़ में है, वो सब है ना सर। जंगल में लगता है, रात को जो लगता है जो सब अदालत। किसके द्वारा लगाया जाता है जनताना अदालत? माओवादियों के द्वारा सर, जो मतलब कि क्या बोलेंगे, गैर संवैधानिक तंत्र है, या मतलब क्या बोलेंगे उसको, क्रिमिनल माइंडेड जो लोग हैं उनके द्वारा लगाया जाता है। एक चक्रव्यूह मूवी है, देखा है आप लोगों ने? जी सर। यस सर, यस सर, यस सर। ये नक्सलियों पे बनी हुई मूवी है चक्रव्यूह, देखिएगा जो नहीं देखे हैं, बहुत ही अच्छी मूवी है। इसके अलावा आपको देखना है वेल्डन अब्बा मूवी, देखा है? वेल्डन अब्बा मूवी नहीं देखा। उसको भी देखिएगा, एक बार देखिएगा। करवी हवा मूवी देखिए आप लोग तो मूवी भी नहीं देखते। करवी हवा, कोई भी काम ठीक से नहीं करते हैं आप लोग। करवी हवा मूवी देखा है? नहीं सर। देखिए,
एक और मूवी थी, पाकिस्तान की मूवी थी, जिसमें कैसे ब्रेन वॉश करता है आतंकवादियों का और आतंकवादी बनाने के लिए, मैं नाम मिस कर रहा हूँ उसका। हाँ, खुदा के लिए। पर ये मूवी भी देखिएगा सर, खुदा के लिए ही मूवी, खुदा के लिए, ठीक है। ये सब मूवी देखिए, ये सब क्या है, एवरग्रीन है, और चीजें क्या पर यहाँ से आपकी जो सोचने की शक्ति है ना, वो क्या होगा, उसमें गुणात्मक परिवर्तन दिखाई देगा। आप सिर्फ अगर न्यूज भी देखते हैं तो न्यूज सिर्फ आप किसका देखते हैं, भारतीय मीडिया का देखते हैं। कभी पाकिस्तानी मीडिया का न्यूज देखा है आप लोगों ने? पाकिस्तानी यूट्यूब मीडिया का पे न्यूज सुना है? क्लिपिंग्स होता है कुछ कुछ सर, वो देख। क्या देखते हैं उसमें, क्या लगता है उसको देख के? वो लोग अपना पक्ष रखते हैं सर। मतलब कि बेसिकली यूट्यूब में जो पब्लिश होता है या अपलोड होता है, वो बेसिकली यही होता है कि इंडिया हेट्स पाकिस्तान, पाकिस्तान हेट्स इंडिया, इससे ज्यादा उसमें कुछ होता नहीं है। वो छोटे छोटे जो क्लिपिंग्स हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं, उनके पॉलिसीज हैं, वो सब तो, या किसी तरह का वहाँ का कोई सोशल इश्यूज है, इससे रिलेटेड तो मूवी नहीं देखा है सर। दिस इज द फैक्ट। चलिए, कोई बात नहीं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जिस नजरिए से आप किसी चीज को देखते हैं, उससे पाकिस्तान के देखने का नजरिया क्या है, ये भी हमें जानना पड़ता है ना। इससे क्या होगा कि आप में तार्किकता का भी विकास होगा, रेशनैलिटी आपकी, आपकी बाइसनेस जो होता है, वो चीजें कहीं ना कहीं, जो अंध राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो चीजें क्या होंगी, गायब हो जाती है वहां से। तो हम लोग आते हैं अपने मूल मुद्दे पे, और मूल मुद्दा क्या है? तो लंबित वादों की संख्या के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे थे। अभी सुप्रीम कोर्ट का खंडपीठ कहाँ बनाया गया है? सुप्रीम कोर्ट का एक नया खंडपीठ कहाँ बनाया गया है? करंट भी नहीं पढ़ते आप लोग? राज सर इतना करंट पढ़ाते हैं आप लोग को, फिर भी करंट नहीं पढ़ते हैं? कहाँ बनाया गया, मद्रास में? चेन्नई में बनाया गया है खंडपीठ सुप्रीम कोर्ट का। बोलिए। मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? नहीं पता है सर। नहीं पता है तो पता कीजिएगा ना। ये तो फिक्स है कि क्वेश्चन ये पीटी बनेगा आपके, ये तो पीटी का क्वेश्चन फिक्स है। क्योंकि क्या है, ड्रास्टिक चेंज है जुडिशरी सिस्टम में। यहाँ से डिसेंट्रलाइज पॉलिसी को लोग अपनाना शुरू कर दिया है कि आप न्याय तक, आप नहीं, आप तक न्याय पहुंचेगी। और इसको लेकर पहले कदम यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, अब वो सुप्रीम कोर्ट का बेंच मद्रास में भी होगा। इसी तरीके से कुछ दिन के बाद आप इसको कलकत्ता में देखेंगे, कुछ दिनों के बाद आप उसको यूपी में देखेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि समय पर देरी, न्यायपालिका में जो देरी की स्थिति है, वो सब चीजें आपके दूर होंगे। न्यायपालिका तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित होगी। अब सोचिए कि मद्रास का लोग अगर सुप्रीम कोर्ट में उसको केस करना हो, वो दिल्ली पहुंचने में ही उसको 3 दिन लगेगा। और बेचारे 3 दिन, जो गरीब तबका का व्यक्ति है, वो 3 दिन में सुप्रीम कोर्ट अगर पहुंचता है, तो सोचिए कि उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी परिवार की स्थिति क्या होगी। है कि नहीं?
तो हम लोग बात कर रहे थे न्यायपालिका के लंबित वादों के संदर्भ में। तो हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर 59 लाख करोड़ हजार के आसपास, उच्च न्यायालय में 44 लाख के आसपास और अधीनस्थ न्यायालयों में 3 करोड़ के आसपास मामले क्या है, लंबित है। अब प्रश्न उठता है कि इसके कारण क्या है, कि क्यों न्यायालयों में वादों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है समय पर। तो लिखिए कारण में न्यायालयों की संख्या में कमी, न्यायालयों की संख्या में कमी, लिखिए न्यायालयों के स्वीकृत पद जहां संख्या के अनुपात में, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, न्यायालयों में स्वीकृत पद जनसंख्या के अनुपात में कम है। न्यायालयों के स्वीकृत पद न्यायालय में, यानी जैसे लिखिए न्यायालय में या न्यायाधीशों की स्वीकृत पद की संख्या जनसंख्या के अनुपात में कम है। लिखिए इसी में, यहाँ 10 लाख आबादी पर केवल 18 न्यायाधीश हैं। यहाँ 10 लाख आबादी पर केवल 18 न्यायाधीश हैं। जबकि विधि आयोग के अनुसार, जबकि विधि आयोग के अनुसार दस लाख पर 50 न्यायाधीश होने चाहिए। विधि आयोग के अनुसार 10 लाख की जनसंख्या पर 50 न्यायाधीश होने चाहिए। पचास न्यायाधीश होने चाहिए। न्यायालयों में आधारभूत संरचना एवं तकनीकी उन्नयन का अभाव है। न्यायालयों में आधारभूत संरचना एवं तकनीकी उन्नयन का अभाव है। कहने का मतलब क्या है कि आधारभूत संरचना का मतलब यह हुआ कि जो कोर्ट का रूम होना चाहिए, चैम्बर होना चाहिए, उसके अलावा जो है अन्य जो बेंच वगैरह है, दर्शक दिखा है, ये सब चीजें क्या है, बेहतर होने चाहिए, वो नहीं है। न्यायाधीशों को बैठने के लिए बेचारा नहीं मिलता कहीं पर। इसके अलावा तकनीकी उन्नयन की अगर बात करें तो आज भी क्या देख रहे हैं, टाइपराइटर पे टाइपिंग किया जाता है, आज कंप्यूटर का जमाना है। आज भी डिजिटल युग में हम न्यायपालिका नहीं पहुंच पाई है। तो कहीं ना कहीं तकनीकी उन्नयन का अभाव भी जो है आज क्या है, मान लीजिए किसी को केस, किसी पर अगर नोटिस भेजना है तो हम उस पर मेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, मैनुअल प्रोसेस में हम उसको आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम उसको नोटिस से बात करवाएंगे, फिर उसको हम कहाँ भेजेंगे, थाने में भेजेंगे, थाने से फिर चौकीदार के पास जाएगा, चौकीदार से फिर आपके पास पहुंचेगा, और फिर यही प्रोसेस फिर आगे बढ़ेगा। ये होता है ना। जी सर। लेकिन वहीं पर हम क्या करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अगर न्याय सिस्टम को आगे बढ़ाते तो क्या होता है, ऑन द स्पॉट न्याय हो जाता है, ज्यादा समय भी नहीं लगता, लोगों को जी सर, संसाधन की भी समय बचत भी हो जाती है। लगती है। ठीक है, तो लिख लिए न्यायालय में आधारभूत संरचना में तकनीकी उन्नयन का अभाव है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
न्यायाधीश द्वारा न्यायिक निर्णय के प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना। न्यायाधीश द्वारा न्यायिक निर्णय के प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना। न्यायाधीश द्वारा न्यायिक निर्णय के प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना। ठीक है। इसमें अगर देखिए तो आप एक मूवी देखे होंगे अक्षय कुमार की, कौन सी मूवी, जॉली एलएलबी, वही थी ना? जी सर। जी सर। यस सर। देखिए जॉली एलएलबी मूवी में क्या देखते हैं आप? कमोबेश परिस्थितियां यही दिखाई देंगी आपको। न्यायाधीशों की जो न्यायिक निर्णय के प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण है वो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, कानून एवं संविधान की अपनी सीमाएं हैं क्योंकि यह जटिल प्रकृति का है। कानून और संविधान की अपनी सीमाएं हैं क्योंकि यह जटिल प्रकृति का है। क्योंकि यह जटिल प्रकृति का है। अब इससे क्या होता है कि जब इसकी प्रकृति जटिल होगी तो आम इंसानों तक जो इसकी कानून की समझ है, संविधान की समझ है, वो सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। और ऐसी परिस्थिति में हम इसे क्या कहेंगे, वकीलों के स्वर्ग के रूप में देखेंगे कि वकील का एकमात्र सहारा बचेगा जो क्या करेगा, तारीख पे तारीख लेने की कोशिश करेगा। तो कहीं न कहीं कानून और संविधान की जो सीमाएं हैं वो भी न्यायिक निर्णय प्रक्रिया में देरी का एक महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट लिखिए, तो ये क्या था, न्यायपालिका से जुड़े हुए जो लंबित मामले थे उसके संबंध में जो कारण है उसकी बात कर रहे थे हम लोग। बात स्पष्ट हो गई यहाँ तक कि कोई कंफ्यूजन है? यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई? यस सर। चलिए नेक्स्ट लिखिए, दूसरा जो समस्या है वो है पारदर्शिता का अभाव। पारदर्शिता का अभाव। पारदर्शिता का अभाव कहने का मतलब क्या है कि जब न्यायपालिका में देखिए तो न्यायिक नियुक्ति से लेकर, कर्मचारियों की नियुक्ति से लेकर न्याय देने की प्रक्रिया जो है उसमें पारदर्शिता का अभाव। और इसके कारण कहीं न कहीं आपको क्या दिखाई देगा, तो उसमें वंशवाद की, परिवारवाद की झलक दिखाई देगी आपको। उसमें आपको क्या दिखाई देगा, भ्रष्टाचार की वो दिखाई देगी। इसमें क्या दिखाई देगा, न्यायिक बायसनेस की जो स्थिति है, न्यायिक पक्षपात की जो स्थिति है वो आपको दिखाई देगी। और यह कहीं न कहीं न्यायपालिका की जो विश्वसनीयता है, न्यायपालिका की जो गरिमा है उसको क्या करता है, नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। बात स्पष्ट हुई? जी सर।
तो लिखिए पारदर्शिता के अभाव में पहली बात लिखिए इसमें कि न्यायपालिका में न्यायाधीशों व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, न्यायपालिका में न्यायाधीशों व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण का मुद्दा न्यायपालिका में न्यायाधीशों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण का मुद्दा हमेशा विवाद का कारण रहा है, हमेशा विवाद में रहा है। जैसे कॉलेजियम व्यवस्था द्वारा उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति, जैसे कॉलेजियम व्यवस्था द्वारा उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण, जबकि संसद ने इसको लेकर राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग जबकि संसद ने इसको लेकर राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी या कमीशन, न्यायिक नीति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक स्वतंत्रता के मसले पर खारिज कर दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक स्वतंत्रता के मसले पर खारिज कर दिया। नेक्स्ट लिखिए वित्तीय अनियमितता या भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता या भ्रष्टाचार कई बार न्यायाधीशों पर वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कई बार न्यायाधीशों पर वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जैसे पीडी दिनाकरण का मामला, जैसे पीडी दिनाकरण का मामला, नेक्स्ट इसी में नैतिक भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आए हैं, नैतिक भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आए हैं। जैसे भूतपूर्व सीजेआई, जैसे भूतपूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भूतपूर्व सीजेआई रंजन गोगोई पर नैतिक भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। भूतपूर्व सीजेआई रंजन गोगोई पर नैतिक भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे।
ठीक है। नेक्स्ट लिखिए इसी में, प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण द्वारा प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण द्वारा न्यायपालिका पर न्यायपालिका ने लिखी द्वारा न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाना। प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण द्वारा न्यायपालिका पर न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाना। जिस कारण उन्हें न्यायिक अवमानना का सामना करना पड़ा। जिस कारण उन्हें न्यायिक अवमानना का सामना करना पड़ा। ठीक है। तो रंजन गोगोई वाला मामला क्या था, पता है आप लोगों को? तो राज्यसभा में जो उनको ये मनोनीत किया गया था, कोई स्टाफ जो है उनका उनके और साथ जो काम करता था, कोई सेक्रेटरी, वही आरोप लगाई थी यौन शोषण का। ठीक है, वो मामला नहीं है कि वो यौन शोषण का आरोप लगा उस पर। मामला ये है कि यौन शोषण के आरोप लगने के बावजूद भी इसको लेकर जो न्यायिक प्रक्रिया अपनाई गई उसका हेड ये करते हैं। यानी कि जिस पर आरोप लगा है वही क्या कर रहा है, अपने ऊपर लगे आरोप की जांच कर रहा है। जबकि न्यायिक एथिक्स क्या कहता है, यदि आप पर आरोप लगता है तो आप न्यायिक प्रक्रिया से अपने को बाहर कर लीजिए। ये कहता है ना न्यायिक एथिक्स, या कोई भी एथिक्स। जी सर। हाँ सर। लेकिन यहाँ पर रंजन गोगोई ने क्या किया, खुद उसकी जांच की, उसकी सुनवाई की। तो कहीं न कहीं ये चीजें न्यायपालिका की विश्वसनीयता को लेकर, उसकी गरिमा को लेकर प्रश्न खड़े करते हैं। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई? बोलिए। यस सर। नेक्स्ट लिखिए, आरटीआई न्यायपालिका के आरटीआई से बाहर का होना न्यायपालिका का आरटीआई के दायरे से बाहर होना। लिखिए, न्यायिक निर्णय को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है। न्यायिक निर्णय को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है। केवल सीजेआई के ऑफिस को प्रशासनिक मामलों में आरटीआई के दायरे में लाया गया है। केवल सीजेआई के ऑफिस को प्रशासनिक मामलों में आरटीआई के दायरे में लाया गया है। नेक्स्ट, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जटिल है। नेक्स्ट, न्यायाधीशों को एक बार हटाने की रिपीट कर दीजिए। प्रक्रिया जटिल है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जटिल है। आज तक किसी भी न्यायाधीश पर स्थापित प्रक्रिया द्वारा आज तक किसी भी न्यायाधीश को
स्थापित प्रक्रिया यानी महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। नेक्स्ट, विचाराधीन कैदियों की समस्या। नेक्स्ट, विचाराधीन कैदियों की समस्या। लिखिए। विचाराधीन न्याय आज भी कैदियों की समस्या। विचाराधीन कैदियों की समस्या लिखिए। देश में लाखों ऐसे मामले हैं जहां देश में लाखों ऐसे मामले हैं जहां कैदियों का न्यायिक प्रक्रिया विचाराधीन है। न्यायिक प्रक्रिया विचाराधीन है। न्यायिक प्रक्रिया विचाराधीन है। वहीं निर्णय आने में वर्षों लगते हैं। वहीं निर्णय आने में वर्षों लगते हैं। यह कैदियों के मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न का कारण बनता है। यह कैदियों के मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न का कारण बनता है। साथ ही गरिमापूर्ण जीवन संबंधी मूल अधिकार का उल्लंघन भी है। साथ ही गरिमापूर्ण जीवन संबंधी मूल अधिकार का उल्लंघन भी है। गरिमापूर्ण जीवन संबंधी मूल अधिकार का उल्लंघन भी है। अर्थात मूल अधिकार का संरक्षक ही उसका भक्षक बन जाता है। इस परिस्थिति में मूल अधिकार का संरक्षक ही उसका भक्षक बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या थे? न्यायपालिका से संबंधित मुद्दे थे जिस पर काम करने की न्यायपालिका को आवश्यकता है। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई? यस सर। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक किन्हीं को? क्लास करने से नहीं कुछ सर। फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ क्लास करने जी से? हाँ, बहुत ज्यादा। सर कुछ यस सर। जानकारियां प्राप्त हुई नई नई? हाँ सर। चलिए, तो कल हम लोग आज प्रॉब्लम पे बात किए हैं, तो कल हम लोग इसके सॉल्विंग पे बात करेंगे। ठीक है, कि आखिर इस प्रॉब्लम का सॉल्विंग अप्रोच क्या होना चाहिए। आप लोग भी भाई समाधान के मुद्दों को एक बार देख के आइएगा कि क्या क्या समाधान हो सकता है इस अप्रोच का, इस प्रॉब्लम का। ठीक है, तो और कुछ पूछना है यहाँ तक इन्हीं को, कि आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करें? बोलिए। यस सर।
कुछ पूछना है? कोई बातें जो समझ में ना आई हो? पंचायतों के लिए गठित टास्क फोर्स में कौन कौन शामिल होते हैं? कोई बोल रहे हैं क्या? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बातें स्पष्ट नहीं हो रही है। पंचायतों के लिए हाँ गठित अमन, क्या टास्क पूछ रहे फोर्स हैं? में कौन कौन शामिल होते हैं? पंचायतों के लिए गठित टास्क फोर्स में जो जांच टीम होगा ना, वो सभी उसमें शामिल होंगे। उसका मेरा एक्चुअली उसका डेटा भी मुझे मेरे पास नहीं मिला है कि कौन कौन उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, वो सब चीजों पे कोई जरूरत भी नहीं है ना जानने की। मेरे पास उतना समय नहीं है कि हम उसको लिखेंगे कि कौन कौन इसमें शामिल होते हैं। बस इतनी चीजें याद रखी कि हमें उसको क्या करना है, इंडिकेट करना है कि ये सुधार के कदम उठाए गए। बातें समझ गए अमन? ठीक है। क्योंकि मैंने उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया, मैंने देखा भी नहीं, और मुझे आवश्यकता भी नहीं लगी उसकी कि इसको जानने की जरूरत क्या है। जितनी काम की चीजें हैं बस उसको जानने की कोशिश कीजिए, वही आपके लिए भी बेनिफिशियली है और मेरे लिए भी है कि मैं क्या हूँ, आपको टू द पॉइंट सारी बातें बता सकूं। मैं विषय से विषयांतर नहीं हूँ, ये भी मेरा मोटिव रहता है ना। क्या सही है कि नहीं? यस सर। क्योंकि हमें इन बातों का भी ख्याल रखना है कि कहीं आप दिग्भ्रमित नहीं तो होंगे। मैं तो लिखाने के लिए जुडिशरी ही 50 से 60 पेज में लिखा सकता हूँ, लेकिन हमें ये बातें ध्यान में रखनी है कि आपके लिए कितनी आवश्यकता है उसकी। क्योंकि आप अगर कोई बुक देखते हैं तो बुक में क्या है, 50 से 60 पेज से 70 पेज से कम में जुडिशरी नहीं मिलेगा कहीं पे भी। मिलेगा क्या? नहीं सर। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उसमें से उतनी ही बातें पे काम करना है जो हमारे लिए उपयोगी और जिसे हम कहीं पे भी क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके, जिसका हम अपने जीवन के साथ साथ अपने उद्देश्यों के लिए भी उपयोग कर सके। तो उसे समेट के कितने में लाना पड़ता है हम लोगों को? 15 से 20 पेज में, और वहां पर बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है। ठीक है अमन? चलिए, और कुछ नहीं पूछना है ना, तो सेशन को नीट करें सर। चलिए फिर, गुड नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहिए, सभी एसडीएम बनिए।
हाँ दीपाली, टेस्ट देना है ना? हेलो।